जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए क्लास में। दोस्तों आपको पता होगा कि हम डेली जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं और ये हमारा क्लास नंबर 6 है। तो आज के इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस के, और ये क्लास डेली होती है जो कि एसएसआर एंड एमआर के लिए होती है। तो जो कैंडिडेट न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर दोनों का सिलेबस सेम होता है और दोनों के जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यही 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में डेली कवर करते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भाग 3 को, पार्ट 3 को यहाँ पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भाग 3 में ऐसा है क्या जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है, तो इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो हमारे फंडामेंटल्स राइट है। तो इसलिए हम इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल संविधान में 22 भाग हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हैं, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। अस्थाई, अस्थाई, वाद योग्य नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वाद योग्य। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अनुसार 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा का अधिकार है 14 साल तक के बच्चों को। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में जो है वो प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है, और 21 के काम में यहाँ पर आरंभिक शिक्षा का अधिकार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वियना डेन्यूब। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डेन्यूब क्या है? तो ये नदी है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो बर्लिन जो है वो राइन हो जाएगा, उसके बाद लंदन जो है वो टेम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये राइन्स गलत है। यहाँ पर हो जाना चाहिए स्प्री, क्योंकि बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेल नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हैग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हैग्रोमीटर। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता जो है वो हैग्रोमीटर से मापी जाती है। बाकी आपको पता होगा कि लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि दूध की शुद्धता जो है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व यहाँ से मापा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा लिखने में परेशानी होती है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा मायने नहीं करता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तमिलनाडु के किनारे एक फेमस झील है पुलिकट, तो ये भी पूछा जाता है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान देने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, इसका राइट आंसर बताएंगे। सोर्स ऑफ विटामिन ए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि विटामिन एंड उसके रासायनिक नाम एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर विटामिन ए का। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नीला, पीला, लाल, बैगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, क्योंकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। अगर आप लोगों ने जो इसका क्रम का ट्रिक होता है विबग्योर वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे यहाँ से ये बढ़ते क्रम में जाता है तो ये सबसे लास्ट में रेड आता है, तो सबसे कम बैगनी का होता है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तीर्थकर शब्द संबंधित है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो तीर्थकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि तीर्थकर में जो है वो कितने तीर्थंकर हुए हैं अभी तक, तो इसका राइट आंसर बताने हैं कि जैन धर्म में जो है वो कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अगर आप लोगों को दूसरा भी चाहिए तो यहाँ पर जो लास्ट थे वो महावीर स्वामी थे, सबसे अंतिम तीर्थंकर। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ सकता है। आजकल एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा अप जा रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और सबसे लास्ट तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिलालेख 13। बाकी दोस्तों शिलालेख फर्स्ट में यहाँ पर आप बताएंगे शिलालेख फर्स्ट में, तो शिलालेख फर्स्ट में जो है वो पशुओं के बलि के निंदा के बारे में बताया गया है। ये भी पूछ सकता है कि पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया है यहाँ पर शिलालेख फर्स्ट में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ये उपाधि त्याग दी थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, तो ये आप लोगों को ध्यान देने, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाकी दोस्तों रॉलेट एक्ट आने के बाद ये हुआ था, तो ये भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो रॉलेट एक्ट में विरोध में आपको पता होगा कि वहां पर विरोध कर रहे थे, उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई थी। तो रॉलेट एक्ट जो आया था ये भी 1919 ईस्वी में आया था, क्योंकि इसके आने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाकी यहाँ पर आप बताएंगे कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। आपको पता होगा कि इसी मिशन के तहत ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात गुरु अंगद को गुरुलिपि मुखी का आविष्कारक माना जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद आपको पता होगा कि ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, तो ये आपको ध्यान देने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, इसका राइट आंसर बताने हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। 1946 ईस्वी में हमने बताया कैबिनेट मिशन आया था, और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो उसी समय भारतीयों को जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था तो उसी में मिलाने के लिए ये क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था। तो ये आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो कौन बनी थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सुचेता कृपलानी बनी थी, ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। सुचेता कृपलानी बनी थी, और किस वर्ष में बनी थी, तो 1963 से 1967 के बीच ये रही थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयात निर्यात बंद, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये प्रेजेंट में किस देश पर लागू है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप उत्तर कोरिया को समझ लीजिए, यूके अर्थात उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया में आपको पता होगा कि किसी देश से आयात निर्यात नहीं होता, वहां पर सब बैन कर दिया गया है, सभी देश ने बैन किया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, इसका राइट आंसर बताने हैं। सर्वप्रथम किसने ये अनुमोदित किया था, तो सर्वप्रथम असम ने किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप ये हमें बताएंगे, और जीएसटी तो हमने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि
किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब एग्जाम के लेवल बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्विट्जरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो विजेंद्र सिंह जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं तो हम सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ढाका में स्थित है, जो कि बांग्लादेश में है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों हाफ मैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप बताएंगे कि बैडमिंटन से कौन सा कप संबंधित है? दो बैडमिंटन से जो होता है वो थॉमस कप संबंधित है, ये आपको शायद पता होगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिकेट से कौन सा कप इंपॉर्टेंट है? तो क्रिकेट से शाहजहां कप संबंधित है। तो ये आपको ध्यान देने हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला है। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमार सोनार बांग्ला। तो ये इसका राष्ट्रगान है, कभी कभी पूछ सकता है। अमार सोनार बांग्ला इसका राष्ट्रगान है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इंडिया का भी लिखा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11 जुलाई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। बाकी 12 जनवरी को आपको पता होगा कि युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कभी कभी एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें न्यू क्वेश्चन ऐड करते चलेंगे। तो आप क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईपीएल के एक नए सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर हमने करंट का भी क्वेश्चन कवर किया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है बी अर्थात हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने विकेट लिए हैं आपको पता होगा, 29 विकेट सर्वाधिक विकेट लिए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात रामगंगा नेशनल पार्क। अभी बदल में ये कर दिया गया है जिम कॉर्बेट पार्क का नाम। और यहाँ पर ये स्थित कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नामरी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछ सकता है। तो ये असम में स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किस महापुरुष का उपनाम है? इसका राइट आंसर बताने, किस महापुरुष का उपनाम पंजाब केसरी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और ये एग्जाम में आ सकता है। शांति पुरुष जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। बाकी महात्मा गांधी को आपको पता होगा कि बापू कहते हैं। तो ये इनके उपनाम है। तो ये आप लोगों को ध्यान देने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो चलिए डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, चैनल पर बने रहिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप क्लास में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे नेक्स्ट क्लास लाने की। तो चलिए हम आपके लिए ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।